Welcome everybody to this new lecture of our paper number 3rd, Waves, Oscillations and Acoustics. And today we will discuss some new concepts related to this unit, the forced harmonic oscillator, the unit number 4 of your syllabus. कल हम बात कर रहे थे कि किस तरह से पावर डिसिपेशन या पावर सप्लाई टू द फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर बाय द ड्राइवन फोर्स, और इस तरह का एक्सप्रेशंस हमने कल एक रिजल्ट हमने एक्वायर किया था। और रिजल्ट इस तरह का था कि जो एवरेज पावर ड्राइवन फोर्स के द्वारा सप्लाई की जाती है फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो इस तरह की होती है F0²/2Zm cos phi। और इसी पावर के बेस पे हमने कुछ स्पेशल केसेस को कंसिडर किया था। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया था कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, उससे फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करते हैं या उससे फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं, तो रेस्पेक्टिवली जो एवरेज पावर है वो भी डिक्रीज होती है। यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हमें मैक्सिमम एवरेज पावर मिलती है और यही मैक्सिमम एवरेज पावर सप्लाई की जाती है टू द फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर टू मेंटेन इट्स ऑसिलेशंस। ओके, और ये कुछ स्पेशल केसेस थे कि लो फ्रीक्वेंसी पे भी जो हमारा एवरेज पावर है वो 0 रहती है, और हाई फ्रीक्वेंसी पे भी जो एवरेज पावर है वो बहुत छोटी रहती है। लेकिन अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नोट अगर है, इस कंडीशन में Zm इक्वल्स टू R हो जाता है। cos phi की वैल्यू R/Zm है, तो Zm की वैल्यू अगर R के इक्वल है तो cos phi 1 हो जाता है। यानी cos phi की वैल्यू 1 कब होगी? जब ये जो एवरेज पावर है मैक्सिमम होगी। क्योंकि आप ये जानते हैं कि cos phi की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो जो एवरेज पावर अभी हम निकाल के आए थे वो F0²/2Zm cos phi, तो cos phi की वैल्यू हम वहाँ +1 रख सकते हैं। तो इसी एवरेज पावर को मैक्सिमम एवरेज पावर कहने लगते हैं। तो ये एवरेज है, मैक्सिमम पावर का एवरेज है, एवरेज पावर का मैक्सिमम ऑफ एवरेज पावर। ओके, और वो कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं F0²/2Zm, और Zm की वैल्यू हमने R के इक्वल प्रूफ की हुई है, तो F0²/2R। इस तरह से भी हम एवरेज मैक्सिमम एवरेज पावर को डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब इस मैक्सिमम पावर का कितना हिस्सा डिसिपेटेड हो जाता है, यानी कितना एनर्जी लॉस होता है इस पावर को, इस वर्क डन में, जब इस पावर को इस पावर की सप्लाई दी जाती है किसी फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को। ओके, सो लेट अस सी दिस इज आवर न्यू टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, the power supplied to the forced oscillator, or you can say it as average loss of power. Average loss of power. Okay, so let us consider this topic, and this gives me average loss of power. यानी जब ये पूरा वर्क डन होता है उसका टाइम डेरिवेटिव निकाला जाता है। इस पूरे प्रोसेस में जो पावर सप्लाई की जाती है हार्मोनिक ऑसिलेटर को, जो एक फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, आफ्टर सप्लाइंग दिस पावर, तो इस पावर में लॉस कितना आता है, और यू कैन से इट एज पावर डिसिपेटेड। ओके, दिस टॉपिक इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस एज द पावर डिसिपेटेड बाय द फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, so let us consider if R is the frictional force per unit velocity, frictional force पर यूनिट वेलोसिटी, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स है, यही सब वजह हैं इस पावर लॉस का। ओके, सो इफ आर इज द फ्रिक्शनल फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी, द टोटल फ्रिक्शनल फोर्स इज गिवन बाय दिस। क्योंकि आर को हमने फ्रिक्शनल फोर्स माना है पर यूनिट वेलोसिटी, अगर उसमें वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स हमें मिल जाएगा। एक यूनिट वेलोसिटी में इतना फ्रिक्शनल फोर्स है, तो टोटल वेलोसिटी में कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा? R/V, और R/V को हम दिखा सकते हैं dy/dt, दैट इज द टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट चेंज ऑफ displacement। Hence the rate of working by the oscillator against the frictional force,
और यही मुझे बताएगा रेट ऑफ पावर डिसिपेशन या एवरेज लॉस ऑफ पावर, दिस एवरेज लॉस ऑफ पावर. Okay, so rate of working by the oscillator against this frictional force is given by frictional force, that means this into instantaneous velocity. So frictional force is given by r dy by dt and the instantaneous velocity is given by dy by dt. So this term can be written as r dy by dt whole square, and dy by dt it can be written as v. Okay, and what is the value of v? Let us see here this term. Because the displacement is this, displacement is represented by this equation, y equals to f naught over omega zm sin omega t minus phi, then the velocity is the time derivative of displacement and given by this function, f naught over zm cos omega t minus phi. Okay, if we calculate, you remember this value, v is equals to f naught over zm cos omega t minus phi. Okay, and put that value in this expression. Put that value into this expression of v. Because here is v square, then square of that quantity, that is f naught square zm square, and square of this quantity cos square omega t minus phi. Hence the average loss of power. This is the loss of power, but the average, and I know the simple formula to calculate the average, then 1 by t, these are the constant quantities, so coming out of the integration, and 1 over t integration 0 to t cos square omega t minus phi. This term I know gives me 1 by 2. Okay, gives me 1 by 2. Okay, simply multiply and divide by 2. Okay, this is the formula of 2 cos square theta. This can be written as 1 plus cos 2 theta. Integration over the integration gives me half. So actually the average loss of power is equals to 1 by 2 f naught square zm, f naught square over zm square. Okay, and I know that cos phi is r by zm. I know that cos phi is r by zm. Hence the average loss of power, this expression can be written as 1 by 2 f naught square, and zm is written in this form, zm into zm. That's why zm square. And r by zm, because r into the numerator and zm, 1 power of zm is written into the denominator of r. So this term will be r over zm. That's because r by zm is cos phi. R by zm is cos phi. So average loss of power is half f naught square over zm, and r by zm can be written as cos phi. So average loss of power is half f naught square over zm, and this is equals to cos phi. This is equals to cos phi. And this is the average loss of power. And now look at this expression, the average power. Average power is f naught square over 2zm into cos phi. And now look at this, average loss of power is half f naught square zm into cos phi. The exact expression. Hence the total or the average power supplied to a harmonic oscillator or a forced harmonic oscillator is equal to the power dissipated by the harmonic oscillator or the driven force. Okay, the average power supplied to a forced harmonic oscillator is equal to the power loss or power dissipated by the harmonic oscillator due to some damping effect, frictional effects, and extra losses. Okay, this is because this is the exact term, half f naught square over zm cos phi. Half f naught square over zm cos phi. This is average power supplied to the harmonic oscillator or fast harmonic oscillator by the driven force, and this is the average loss of power by the harmonic oscillator or forced harmonic oscillator. Because ये बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है, तो जितनी एवरेज पावर ड्राइवन फोर्स फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को सप्लाई करता है, ठीक उतनी ही पावर
हार्मोनिक ऑसिलेटर डिसिपेट कर देता है, यानी लॉस कर देता है। तो ये बहुत बड़ा लॉस है। जितनी एवरेज पावर आपने सप्लाई किया, ठीक उतनी ही उसने, अप्रोक्सीमेटली उतनी ही पावर उसने लॉस कर दी। एवरेज power that is supplied to the harmonic oscillator is equal to the power dissipated by the harmonic oscillator by the presence of some damping effect or the frictional effect and any other kind of loss. Okay, hence this result comes to the conclusion that average power supplied by the driving force to the oscillator is equal to the average power dissipated against the frictional force or average work done per second against resistive or damping force. तो ये बहुत बड़ा लॉस है। So this topic is included in your syllabus as the power dissipated by the forced harmonic oscillator, and this is the power dissipated by the forced harmonic oscillator. Okay. Now moving to the next topic, and this is about the absorption resonance curve. Okay, and it is also known as bandwidth of harmonic oscillator or bandwidth of forced harmonic oscillator. Okay, bandwidth के बारे में हम यहाँ जानेंगे, और यहीं से ये जो डेटा हमने अभी कलेक्ट किए हैं, जो एक्सप्रेशन हमने ड्रॉ किए हैं, यहीं से हम इसको ड्राइव करने वाले हैं। ओके, जो एवरेज पावर वाला फॉर्मूला, यहीं से हम इसको ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो मेन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है हमें फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की। ओके, बैंडविड्थ का हमने कैलकुलेशन करना है एक फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का, और वो हम किस तरह से करते हैं, लेट्स सी दिस। सो द एवरेज पावर सप्लाइड टू द फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय दिस एवरेज पावर, दिस एवरेज पावर। द एवरेज पावर supplied to the forced harmonic oscillator is given by this expression, f naught square over 2zm cos phi, f naught square over 2zm cos, and the average maximum power, this average power is maximum when cos phi equals to 1, when cos phi has value 1, because it is the maximum value of cos phi or cosine, whatever the angle. Okay, so maximum value of this term cos phi is 1. So this power, this average power is maximum. This average power is maximum when cos phi equals to 1. When cos phi equals to 1. So this formula will become f naught square over 2znm simply. Okay. Now it is seen that average power, and the average power has a maximum value for omega equals to omega naught. Look at this graph. Look at this graph. At this, by this graph is absorption curve of the oscillator and or forced harmonic oscillator, and look at that average power maximum. At which frequency? At the frequency omega naught. इस frequency पे एवरेज पावर का मैक्सिमम आता है, और वही बात वहां वर्बली लिखी हुई है, that it is seen that the P average has its maximum value for omega equals to omega naught, and its value decreases on the either side of the maximum. तो आप देख लीजिए इस तरफ को, जैसे ही आप ओमेगा से ओमेगा नोट से ओमेगा, चूंकि ये जो एक्सिस है ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी की एक्सिस है, तो फ्रीक्वेंसी को आप ओमेगा नोट से आगे बढ़ाइए तब भी एवरेज पावर डिक्रीज होती है, या फिर फ्रीक्वेंसी को घटाइए डिक्रीज करिए तो भी एवरेज पावर डिक्रीज होती है। यानी ओमेगा नोट के रेस्पेक्ट में अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं या फिर आप फ्रीक्वेंसी को घटाते, दोनों केसेस में जो एवरेज पावर है वो डिक्रीज करती है, एवरेज पावर डिक्रीज करती है। ओके, let omega 1 and omega 2 be the frequencies for which P average is half of P average maximum. Okay, मान लीजिए ये दो फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा नोट एंड ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 बी द फ्रीक्वेंसीज फॉर विच जो एवरेज वैल्यू है पावर की, जो एवरेज वैल्यू है वो ठीक आधी रह जाती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू का।
मान लीजिए ऐसी दो फ्रीक्वेंसीज हैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बी द टू फ्रीक्वेंसीज फॉर विच जो एवरेज वैल्यू है पावर का वो अपने मान का आधा रह जाती है, यानी एवरेज मैक्सिमम पावर का आधा रह जाती है, पी एवरेज आधी रह जाती है अपनी मैक्सिमम वैल्यू का। ऐसी दो फ्रीक्वेंसी हमने कंसिडर कर ली ओमेगा 1 और ओमेगा 2। द कंडीशन फॉर पी एवरेज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी एवरेज मैक्सिमम, यानी पी एवरेज का जो मैक्सिमम है वो यहाँ है, ये है, और उसकी हाफ वैल्यू को कंसिडर किया गया है। मान लीजिए आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, इस पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं और इस पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ जो पी एवरेज का मैक्सिमम है वो अपने इस मैक्सिमम वैल्यू का घटकर आधा रह जाए, घटकर आधा रह जाए। तो उन दो फ्रीक्वेंसीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। उन दोनों फ्रीक्वेंसीज को हमने मान लिया है इस साइड पे ओमेगा 1 और इस साइड पे ओमेगा 2। ओके, ये ग्राफ जो आगे प्लॉट किया गया है वो भी आपको यही बात इंडिकेट कर रहा है। ये सेम ग्राफ है जो आपने पहले प्लॉट किया हुआ है, पीछे प्लॉट जो किया हुआ है, ये हम मेरे पास ओमेगा की एक्सिस है यानी फ्रीक्वेंसी की एक्सिस है, और ये पी एवरेज, ये जो एक्सिस है ये पी एवरेज मैक्सिमम, पी एवरेज की यानी एवरेज पावर को इंडिकेट कर रही है। Okay, that is this is the graph between frequency and average power, and this graph is also known as absorption curve of the forced harmonic oscillator, absorption curve of the forced harmonic oscillator। okay, तो मुझे ये पता है कि इस फ्रीक्वेंसी पे, इस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट पे ये पी एवरेज की वैल्यू मैक्सिमम है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने दो फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर ली, एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट, दूसरी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, पहली फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और दूसरी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2। ओमेगा 1 की वैल्यू ओमेगा नोट से कम है, जैसे आप देख भी रहे हो इस स्केल पे, जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो ओमेगा 1 की वैल्यू ओमेगा नोट के रेस्पेक्ट में कम है और ओमेगा 2 की वैल्यू ओमेगा नोट के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है, या सिंपली मैं कह सकता हूँ कि ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1। ओके, अब ये जो दो फ्रीक्वेंसीज हैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2, इन दोनों फ्रीक्वेंसी पे एवरेज पावर का मान घटकर अपने अधिकतम मान का आधा रह जाता है, यानी ये इसका पूरा एवरेज पी एवरेज मैक्सिमम की वैल्यू है, तो इसका आधा ठीक होगा इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है इसको मैंने ओमेगा 2 कह दिया, और यहाँ इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है इसको मैंने कहा ओमेगा 1। यानी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दो ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जिन पे एवरेज पावर के मैक्सिमम वैल्यू घटकर अपने अधिकतम मान का आधा रह जाती है, अधिकतम मान का आधा रह जाती है। ठीक है, सो फ्रॉम दिस कंडीशन वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन। कैसे? देखिए, पी एवरेज की वैल्यू है एफ नोट स्क्वायर ओवर 2 ZM cos phi, ये हम पहले स्टडी करके आए हैं, ये वैल्यू हम कई बार कैलकुलेट करके आए हैं। ये एवरेज पावर की वैल्यू है एफ नोट स्क्वायर ओवर 2 ZM इंटू cos phi। ओके, अब पी एवरेज की ये वैल्यू है जब मेरे पास, दैट एफ नोट स्क्वायर ओवर 2 ZM cos phi, और cos phi की वैल्यू भी मैं जानता हूं कि R by ZM है। कैसे? ये देखिए, cos phi की वैल्यू भी हम जानते हैं कि R by ZM। ये देखिए, cos phi की वैल्यू कितनी है, ये रही, cos phi इक्वल टू है R by ZM। तो अगर पी एवरेज का वैल्यू मुझे पता है कि पी एवरेज की ये वैल्यू मेरे पास है, पी एवरेज की ये वैल्यू मेरे पास है एफ नोट स्क्वायर ओवर 2 ZM cos phi, और cos phi की वैल्यू मुझे पता है R by ZM। तो इस एक्सप्रेशन में मैं cos phi की वैल्यू अगर रख दूं R by ZM, तो ये एक्सप्रेशन जो पी एवरेज का एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा मेरे लिए एफ नोट स्क्वायर R by 2 ZM स्क्वायर, बिकॉज cos phi हैज दिस वैल्यू, cos phi हैज दिस। ओके, तो पी एवरेज की वैल्यू ये रही और पी एवरेज का एक्सप्रेशन ये रहा, एफ नोट स्क्वायर आर ओवर 2 ZM स्क्वायर। सो पुट द वैल्यू ऑफ पी एवरेज एफ नोट स्क्वायर आर ओवर 2 ZM स्क्वायर, and half is same, and what is the value of P average maximum? Look at here, P average maximum,
P average maximum is F naught square over 2R. Okay, so put the value of P average maximum here. Okay, put the value of P average maximum. What is the value of P average? P average is this F naught square over 2Zm square. Okay, this value. P average is F naught square over 2Zm square. Okay, and what is the value of P average maximum? P average maximum is F naught square over 2R. F naught square is cancelled with F naught square, 2 is cancelled with 2, R is multiplied by 2R, so it becomes 2R square. So this expression, this equation gives me this value, Zm square equals to 2R square. And what is the value of Zm? The mechanical impedance. Yes. Zm has this value. This. Zm equals to root or square root of R square plus omega m minus S by omega whole square. Okay, remember this thing, Zm. And square of this thing, that is square of this thing, square is cancelled with the square root. Okay. So we have the expression of Zm square is R square plus omega m minus S by omega whole square. This is the value of Zm square, because Zm is the square root of this quantity, and when we square the Zm, then square is cancelled with square root. So this value R square plus omega m minus S by omega whole square, and is equals to 2R square, is equals to 2R square. Okay, so R square is subtracted from 2R square when comes onto the right hand side, and the final expression of omega m minus S by omega whole square is equals to R square, and this is square when comes onto the right hand side is gives me plus minus R. Okay, so omega m minus S by omega gives me plus minus R. Let omega 1 be less than omega naught, जैसे आपको दिख भी रहा है यहाँ, ओमेगा 1 की जो वैल्यू है वो ओमेगा नोट से कम है, एंड ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा नोट, और ओमेगा 2 की वैल्यू ओमेगा नोट से ज़्यादा है. देन ओमेगा 2m माइनस एस बाई ओमेगा 2 इक्वल्स टू प्लस आर, तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू देगा, एंड ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस एस बाई एम इज इक्वल्स टू आर बाई एम ओमेगा 2. ओके, ये वैल्यू मैं लिख सकता हूँ. ठीक है, इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ. कैसे लिख सकता हूँ? आप इस साइड का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू बनेगी ओमेगा 2 स्क्वायर. ओमेगा 2 की जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू बनेंगे आर ओमेगा 2. ओके, यहाँ से मैं m से आप सीधे कहें कि मैं पहले पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर रहा हूँ, तो m से यहाँ से m हट जाएगा तो ये वैल्यू अकेली रह जाएगी. यहाँ से इसके डिवाइडेशन में या डिनोमिनेटर में m आएगा तो s बाई m बनेगा, और इसके डिनोमिनेटर में m आएगा तो r बाई m बनेगा. तो दिस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस टू दिस, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस टॉपिक. ओके, and I know that omega 1 minus omega 1 m minus s by omega 1 is equals to minus r, क्योंकि ये वैल्यू ओमेगा नोट से कम है. तो ये वाला इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है, omega 1 square. Similarly take the LCM of the left hand side and then cross multiply and divide by m also, so gives you this expression. This is my equation number 2. Okay, now subtracting equation number 2 from equation number 1. Subtracting equation number 2 from equation number 1, we have omega 2 square minus omega 1 square. This omega 2 square, subtracting equation number 2 from equation number 1. So omega 2 square minus omega square, and this s by m, because of negative this will become positive, so this will cancel with this. Okay, and on to the right hand side r by m is common, so omega 2 and with negative sign this will become positive, so plus omega 1. And this expression omega 2 square minus omega 1 square can be written as this: a square minus b square can be written as a plus b and a minus b.
So omega 2 plus omega 1 is cancelled with omega 2 plus omega 1, this quantity. Then omega 2 minus omega 1 is equals to R by M. Okay, the angular frequency difference omega 2 minus omega 1 is called the bandwidth of the response curve. This omega 2 minus omega 1, this band, this frequency band, this, ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये कहलाता है, ये जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी में, यही कहलाता है बैंडविड्थ ऑफ द रेस्पॉन्स कर्व. It is defined as the difference in the angular frequency below and above the frequency of the velocity resonance for which average power drops to half of the maximum value, जो हमने यहाँ कंसिडर किया है. And the bandwidth of the forced harmonic oscillator is defined as the difference in the frequency, in the angular frequency below and above the resonance frequency, below and above the resonance frequency for which the average power becomes half of its maximum value. Average power becomes half of its maximum value. That is the bandwidth of the forced harmonic oscillator. Okay, and defined by this definition. This is my formula. Omega 2 minus omega 1 equals to R by M for the numerical purpose. And now moving to the next topic, and the next topic is the quality factor of the forced harmonic oscillator. Quality factor. Okay, so quality factor of a mechanical oscillator is given by Q. This is denoted by capital letter Q, is equals to M omega naught over R. This M omega naught over R, where omega naught is the angular frequency of velocity resonance. ये resonance frequency है, M mass है और R damping constant है. Okay, now we know that resonance absorption bandwidth is given by this formula, omega 2 minus omega 1 R by M. अभी निकाला है हमने, तो ये वाला फॉर्मूला है. अगर मैं क्वालिटी फैक्टर को बैंडविड्थ के टर्म में लिखना चाहूँ तो आप ये जानते हैं कि यहाँ भी R by M है, R by M है, और यहाँ भी R by M है. अगर ये वैल्यू R by M की ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मैं यहाँ से उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर. ये काम कीजिए. So hence the quality factor in terms of bandwidth is given by this equation. क्यों? जो क्वालिटी फैक्टर को दिखाता है M ओमेगा नोट बाई R से है, और R बाई M की ये वैल्यू R बाई M को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, बिकॉज R बाई M की वैल्यू क्या है? ओमेगा 2 माइनस 1. तो क्वालिटी फैक्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये क्या है? ओमेगा नोट, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या है? बैंडविड्थ है. और बैंडविड्थ किस पे है? एट हाफ मैक्सिमम पावर. हैंस द क्वालिटी फैक्टर is defined as the ratio of the frequency at the resonance to the bandwidth or difference in the frequency at half maximum power. This is my quality factor for forced harmonic oscillator. Okay, so the Q value of an oscillator is the ratio of frequency of maximum velocity response to the bandwidth at half maximum power. क्योंकि ये जो बैंडविड्थ हमें मिली है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये किसके कंसिडरेशन में मिली है? जब हमने ये कहा है कि जो ऑसिलेटर का एवरेज पावर है वो जब घटकर अपने अधिकतम मान का आधा रह जाए उस पर ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हमें ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1. So the quality factor of a forced harmonic oscillator is defined as the resonance frequency. Resonance frequency is defined as the ratio of resonance frequency to the frequency difference or the bandwidth at which the maximum power becomes half, or the average power becomes half of its maximum value.
Okay, this is verbally defined as Q value of an oscillator is the ratio of frequency of maximum velocity response to the bandwidth at half maximum power. The above relation also indicates that if the Q value of an oscillator is increased, the bandwidth is going to decrease. Quality factor is also known as figure of merit. Quality factor को हम figure of merit के नाम से भी जानते हैं. Okay. अब क्वालिटी फैक्टर का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस कहिए, एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि क्वालिटी फैक्टर एज अ मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. जो क्वालिटी फैक्टर है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो किस तरह से एक मेजर होता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को हम क्वालिटी फैक्टर से कैसे मेजर कर सकते हैं. देखिए, ये जो रिलेशन है ये मुझे दिखा रहा है कि जितना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू होगी उसका उस फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो बैंडविड्थ होगा वो उतना ही कम होगा, या बैंडविड्थ की वैल्यू ज़्यादा होने से क्वालिटी फैक्टर कम होगा. बैंडविड्थ कम होने का मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन है वो बहुत नैरो हो जाएगा, तो एक शार्प रेजोनेंस मुझे वहाँ मिलेगा. ओके, तो देखिए कैसे. द फिगर ऑफ मेरिट और द क्वालिटी फैक्टर मेजर्स द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ऑफ ट्यूनिंग. हायर द फिगर ऑफ मेरिट फॉर ए गिवन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, स्मॉलर इज द बैंडविड्थ. ये रिलेशन यही तो मुझे दिखा रहा है कि जितना ज़्यादा फिगर ऑफ मेरिट या क्वालिटी फैक्टर, दोनों एक ही बात है, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू या फिगर ऑफ मेरिट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बैंडविड्थ उतनी ही कम होगी. और बैंडविड्थ के कम होने का क्या मतलब है? स्मॉलर द बैंडविड्थ इज शार्पर इज द ट्यूनिंग. तो उतना ही कम फ्रीक्वेंसी मुझे सिलेक्ट करने को मिलेगी. दिस फैक्ट इज यूज्ड टू इंक्रीज द सिलेक्टिविटी ऑफ रेडियो एंड टीवी सेट्स. ओके, the sharpness of response of a circuit allows radio signal, radio frequency or very high frequency to be reproduced without interference from other signal of frequencies close to it. Okay, तो आप इस बात को इस कर्व से भी समझ सकते हैं. ये कर्व मुझे कह रही है यहाँ से यहाँ तक का ये बैंडविड्थ है, इसको मैंने कहा है बैंडविड्थ. ओके, अब जब क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी, अब जब क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो डिफरेंस है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का, ये कम होगा, ये कम होगा. और जब ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आके, तो ये जो रेजोनेंस इतना फ्लैट यहाँ मुझे दिख रहा है, यहाँ से अगर मैं कर्व ड्रॉ करूँ इन फ्रीक्वेंसी पे तो ये बहुत शार्प हो जाएगा. एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, अभी तो ये डिफरेंस इतना है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये बैंडविड्थ है. लेकिन आप सोच के देखिए, जैसे ही आप क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का डिफरेंस कम होगा. कम होने का मतलब ये जो विड्थ है ये कम होगी. और जब लगातार हम क्वालिटी फैक्टर को अगर इम्प्रूव करें तो इंक्रीज करें तो ओमेगा 2 ओमेगा 1 हो सकता है कि किसी एक ही फ्रीक्वेंसी पे लाई हो, और जब उस फ्रीक्वेंसी पे पर्टिकुलर ग्राफ प्लॉट होगा तो वो बहुत शार्प होगा. तो इसीलिए ये टॉपिक कंसिडर किया गया है दैट क्वालिटी फैक्टर इज रिगार्डेड एज द मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को भी मेजर करता है. और ये रेडियो और टीवी सेट की जो ट्यूनिंग हम करते हैं, किसी पर्टिकुलर चैनल पे लगाते हैं तो वो तुरंत उस चैनल पे लग जाता है, वो इसी कारण होता है. क्वालिटी फैक्टर को इंक्रीज किया होता है. क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज नहीं होगा तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज एक ही चैनल पे आएंगी. कोई पर्टिकुलर चैनल किसी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड है, कोई दूसरा चैनल किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड है, कोई तीसरा चैनल कोई तीसरी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड है. तो आप जैसे ही चैनल लगाते हैं वही चैनल लगता है. तो ऐसा कैसे हो पा रहा है? क्योंकि वो जो ट्यूनिंग है वो बहुत शार्प है, वो केवल उसी फ्रीक्वेंसी पे है. अगर ऐसा नहीं होता तो आप लगाते सोनी टीवी चल जाता जी टीवी, या आप लगाते ESPN क्रिक इन्फो चल जाता DD स्पोर्ट, ऐसा हो जाता. लेकिन क्वालिटी फैक्टर के इंक्रीज होने की वजह से वो ट्यूनिंग इतनी शार्प है, वो फ्रीक्वेंसी इतनी शार्प है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे आप जिस चैनल को आप ट्यून करते वही चैनल आपको टीवी सेट वही चैनल ले लेता है. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्यू वैल्यू. फिजिकल सिग्निफिकेंस क्यू वैल्यू का क्या है? ओके, सो
Q वैल्यू रिप्रेजेंट्स द शार्पनेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये अभी हम डिस्कस करके आए हैं। द लार्जर द वैल्यू ऑफ Q शार्पर इज द पीक वैल्यू ऑफ रेजोनेंस। और ये हम ट्यूनिंग सर्किट जो हम यूज करते हैं ये टीवी और रेडियो सेट्स में, वहाँ हम इसको यूज कर पाते हैं। ओके, ये पहला सिग्निफिकेंस है। दूसरा, Q वैल्यू ऑल्सो मेजर्स द एम्पलीफिकेशन फैक्टर, एम्पलीफिकेशन फैक्टर को मेजर करने के काम आता है। कैसे, अभी देखेंगे हम। Thus at displacement resonance, the displacement at low frequency is amplified to the Q value. कैसे? Q value as amplification factor, इसको देख लेते हैं। The displacement amplitude resonance is this. A maximum is F naught over omega dash R. ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया। A maximum is equals to F naught over R omega dash. Okay, this. So A maximum is F naught over omega dash R. Okay, omega dash की वैल्यू ये है। ये क्या? ये फ्रीक्वेंसी है एक डैम्प्ड ऑसिलेटर की। ओके, तो एम्पलीट्यूड कितना होगा? एम्पलीट्यूड का ये वाला इक्वेशन हम बहुत बार पढ़ के आए हैं। F naught over स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, बहुत बार हम पढ़ते हैं। जैसे ही फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम घटाते हैं, जीरो की तरफ टेंड करते हैं, जो एम्पलीट्यूड है वो, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करने का मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर रूट में टर्म है 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये भी जीरो हो जाएगा और ये वैल्यू जो है ओमेगा स्क्वायर ये भी जीरो हो जाएगी। केवल ये वैल्यू यहाँ सस्टेंड करेगी ओमेगा नॉट स्क्वायर, और जब केवल यही वैल्यू यहाँ बचेगी तो ओमेगा नॉट स्क्वायर टू द स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा A इक्वल्स टू F नॉट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर। और इस एम्पलीट्यूड में वैल्यू मैं कह रहा हूँ A नॉट, इस एम्पलीट्यूड को मैंने कहा है A नॉट। कब ये कब है एम्पलीट्यूड? जब फ्रीक्वेंसी जो ड्राइवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी। सो F नॉट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ओमेगा नॉट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ S बाई एम, ये हम पहले से कंसिडर किए हुए हैं। सो F इज मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल m गिव्स यू कैपिटल F नॉट, बिकॉज दिस इज द फोर्स पर यूनिट मास एंड मल्टीप्लाइड बाई मास गिव्स यू द टोटल फोर्स F नॉट ओवर। तो ये मेरे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और ये मेरे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू है कब? जब फ्रीक्वेंसी कब कहाँ जाए? टेंडिंग टू जीरो हो जाए। Hence the ratio of the maximum displacement, this A maximum, at the resonance to the maximum displacement, this value A naught, when the frequency of the applied force approaches to zero, is known as amplification factor. इन दोनों का रेशो A max over A naught, ये मुझे देता है एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस ये भी है कि ये एम्पलीफिकेशन फैक्टर को मेजर करने के काम आता है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर को मेजर करने के काम आता है। ओके, द डिस्प्लेसमेंट एट द डिस्प्लेसमेंट रेजोनेंस, द डिस्प्लेसमेंट एट द लो फ्रीक्वेंसी इज एम्पलीफाइड टू द Q वैल्यू। ओके, ये Q क्वालिटी फैक्टर ऑफ द फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में था कि हमारा फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, कैसे हम उसे बैंडविड्थ के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि जो क्वालिटी फैक्टर है फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो मेजर ऑफ शार्पनेस है ऑफ एब्जॉर्प्शन कर्व, और क्वालिटी फैक्टर को आप मेजर ऑफ एम्पलीफिकेशन फैक्टर, और एम्पलीफिकेशन फैक्टर को हमने यहाँ डिफाइन करते हैं, इसकी तरह भी आप यूज कर सकते हो। आज के लेक्चर में हमने जो स्टडी किया है वो है, पहला पॉइंट है कि पावर डिसिपेटेड बाय द फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इक्वल टू द पावर, एवरेज पावर सप्लाइड टू द हार्मोनिक ऑसिलेटर बाय द ड्राइवन फोर्स। फर्स्ट टॉपिक हमने स्टडी किया। देन हमने बैंडविड्थ ऑफ द फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टडी किया और हमने बताया कि कितना वो बैंडविड्थ है, किस कंडीशन के आधार पे हम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू निकालते हैं। थर्ड जो हमने टॉपिक यहाँ स्टडी किया वो था क्वालिटी फैक्टर ऑफ द फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर।
और क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह से क्वालिटी फैक्टर को हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वो सब हमने यहाँ इस लेक्चर में आज स्टडी किया है। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एक सर्किट को स्टडी करने वाले हैं जो कि सीरीज LCR सर्किट है। और इस सर्किट में जो मैकेनिकल इम्पीडेंस के बारे में ZM आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, अब यहाँ हम एक नई इम्पीडेंस पढ़ेंगे जो है इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस ZE। इसको हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, सीरीज LCR सर्किट, एंड दिस द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस इन दिस यूनिट। ओके, इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद ये यूनिट समाप्त हो जाती है और फिर हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 ऑफ आवर सिलेबस, दैट इज वेव मोशन। ओके, so that's all for now. Meet you into the next one. Thank you.